गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया हमला तो होगी 7 साल की सजा, मोदी सरकार लाई अध्यादेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे के बाद IMA ने वापस लिया प्रदर्शन, हमलों से नाराज हैं डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले बंगाल में लॉकडाउन का नहीं हुआ पालन। और मध्य प्रदेश में 5 मुख्यमंत्रियों को बांटेंगे विभाग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी के साथ की बैठक। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों पर यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अब जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर फैसला लिया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सुनवाते हैं। ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स है। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है,
तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के विरोध में आईएमए ने सांकेतिक प्रदर्शन और काला दिवस मनाने का फैसला किया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया। अमित शाह ने कहा कि हमारे डॉक्टरों को अपनी कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रतिष्ठा समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर समय उनके लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे आपको बताएं कि प्रस्तावित विरोध पर पुनर्विचार करने की अपील की जा रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज राज्य के बारे में कई अहम बातों पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और राज्य सरकार गरीबों को राशन नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार सिर्फ प्रचार में जुटी है और कोरोना से लड़ाई ड्रामेबाजी के जरिए जीती नहीं जा सकती। जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोरोना वायरस से बनी स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरह है, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है और केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जगह अपने अहम की संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या आपको राज्यपाल ने कहा है, ये सुनवाते हैं। वी मस्ट गो इन फॉर एक्सटेंसिव टेस्टिंग। टेस्टिंग से ही पता लगेगा कि हमारे यहाँ हालात कितने गंभीर हैं। हमारे राज्य का टेस्टिंग प्रपोर्शन आज के दिन नेशनल एवरेज से 1/3 के करीब है। ये चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, हमारे आंकड़ों पर विश्वास हो नहीं रहा जनता को, और जनता को भी नहीं हो रहा है, मीडिया को भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स को भी नहीं हो रहा है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि राजनीति कहां तक लोगों को ले जा सकती है, कहां तक लोगों को खतरे में डाल सकती है। निजामुद्दीन मरकज की जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई हैं, पूरे देश को हिला दिया है। हर प्रांत सक्रियता से उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्वारंटीन कर रहा है, एक्शन ले रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछा, निजामुद्दीन मरकज के यहाँ कितने लोग आए हैं, आप क्या कर रही हैं, हर वेरी ऑफेंसिव आंसर वाज डोंट आस्क कम्युनल क्वेश्चन। हमारे यहाँ इस विषय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता से कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैं एक दूसरा भयानक संकट बता रहा हूं। हमारे राज्य में 70 लाख किसान हैं। उन 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये अब तक मिल जाते। मतलब 7,000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत मिल जाते। पूरे देश के किसानों को इसको फायदा हो रहा है। कोविड के दौरान एक किस्त दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। जनवरी की शुरुआत में दी गई है जो हमारे किसानों के लिए 1400 करोड़ होती। पिछले साल दी जाती वो हमारे किसानों के लिए 4200 करोड़ होती। आश्चर्य की बात है, उस गरीब किसान जिसका अधिकार है, जिसको सामूहिक रूप से 7,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे, एक पैसा नहीं मिला, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र को जानकारी नहीं दी। आई टेक इट एज एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस, क्रिमिनल गवर्नेंस। तो वहीं पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा है। बंगाल में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। इस कारण से केंद्रीय मंत्रालय ने 2 प्रतिनिधि दल बंगाल पहुंचे। वहीं 2 प्रतिनिधि के बंगाल में पहुंचने के बाद केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बवाल शुरू हो गया। प्रतिनिधि
दल को भेजा। एक टीम की नॉर्थ बंगाल और दूसरी टीम ने कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना में रहेगी और इसको लेकर जांच करेगी कि किस तरीके से लॉकडाउन के तहत वहां पर काम किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया है कि वो COVID यानी कि कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के लिए एक ICMR के सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। फडणवीस ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। मरीजों का प्रवेश रिजेक्ट संदिग्ध कोविड-19 के रूप में किया जाता है, लेकिन उनका जो श्वास समय पर नहीं लिया जाता, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को जो जांच की जाती है, जिसके बाद वो पॉजिटिव आते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कोविड इस प्रकार की उनकी एंट्री की जाती है, किंतु उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड के नाम से ही रिलीज की जाती है। मैंने 2 उदाहरण उनको दिए हैं कि किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, स्वैब लिया जाए ऐसा एडवाइजरी दी जाती है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ऐसी एडवाइजरी दी जाती है, और उनके मृत्यु के बाद उसको नॉन कोविड इस प्रकार से ट्रीट करके सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, क्योंकि उनका स्वैब ही नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 केस पेपर्स भेजे हैं जिसमें पेशेंट को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोविड लिखा गया, उनकी एडवाइजरी में स्वैब लिया जाए, आइसोलेशन में एडमिट किया जाए ऐसा लिखा गया, और एक पेशेंट तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मौत हो गई, फिर भी उसका स्वैब नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापस सस्पेक्टेड कोविड लिखकर उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई। और ऐसी एक ही हॉस्पिटल की 44 केसेस मेरे पास है और अलग अलग हॉस्पिटल्स की मिला के करीब 100 केसेस ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से बॉडी रिलीज कर दी गई है। इस प्रकार की कार्य पद्धति से भले ही कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दिखाई देती है, किंतु उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो चूंकि नॉन कोविड बॉडी के रूप में इस बॉडी को रिलीज किया जाता है, तो उसके अंत्य संस्कार भी नॉन कोविड बॉडी की तरह ही किए जाते हैं। साथ साथ कोविड पेशेंट के घर के लोग या कांटेक्ट के लोग, इनको हम लोग हाई रिस्क कांटेक्ट मानते हैं और उनको क्वारंटीन करते हैं, लेकिन चूंकि इनको नॉन कोविड माना जाता है तो घर वालों को न क्वारंटीन किया जाता है न उनकी कोई टेस्ट की जाती है, और इसके चलते शायद बिना चाहते हुए भी उन घर वालों के माध्यम से कोविड फैलने की एक पॉसिबिलिटी तैयार हो जाती है। मैंने ये निवेदन किया है कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है उसका स्वैब टेस्ट किया जाए, और साथ साथ इससे पहले जो बॉडीज रिलीज हुई है ऐसे लोगों के घर के लोगों को या क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करना और उनकी टेस्ट करना, ये भी कार्रवाई की जाए। तो वहीं गन्ना खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब राज्य अपने यहां गन्नों की न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकते हैं। अगर ये केंद्र की तरफ से तय कीमतों से ज्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2005 में दाखिल वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला आया है। मिल मालिकों का कहना था कि कीमत तय करने का हक सिर्फ केंद्र को है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मिल एफआरपी देती है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसी के साथ उत्तराखंड, हरियाणा में प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य तय करती है और इसके साथ में एसएपी यानी कि अमूमन एफआरपी से अधिक होता है। इस वजह से वेस्ट उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 2005 में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि कीमत तय करने का अधिकार केंद्र को है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब हर राज्य में अपने यहां गन्ने की न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकता है।
तो वहीं कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी के बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों छात्रों को बड़ी राहत दी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से नोवल कोरोना वायरस के चलते तक लॉकडाउन के समय परिवहन का शुल्क न लिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देशन पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी जिला अधिकारियों और माध्यमिक शिक्षा प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश जारी किए हैं और लॉकडाउन के समय स्कूल छात्रों से परिवहन का पैसा ना लिया जाए। आइए इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सभी विद्यालय बंद हैं। वहीं शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कूल बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल छात्र छात्राओं के अभिभावकों से परिवहन शुल्क वसूलने के लिए स्कूल उनको बाध्य कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी अभिभावकों से परिवहन शुल्क के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इससे पहले निर्देश भी जारी किए थे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क न लिया जाए। किसी छात्र अभिभावक को 3 माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई में किसी छात्र को वंचित न किया जाए और न ही शुल्क जमा कराया जाए और न ही किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से काटा जाए। साथ ही आदेशों का पालन किए जाने के संबंध में अगर कोई शिथिलता बरती जाएगी, छात्रों अभिभावकों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है, जिस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावकों से परिवहन शुल्क नाम पर शुल्क वसूल नहीं कर पाएगा, न बाध्य कर पाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री के इस कदम से प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों ने चैन की सांस ली है। प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय श्री दिनेश शर्मा जी ने 3 महीने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो स्कूल वाले हम लोगों से जबरन ले रहे थे, उसको माफ करके हम लोगों को बहुत राहत महसूस कराई है और हमारे जैसे हजारों अभिभावकों को भी राहत महसूस हुई है। हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश तो वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को वित्त वर्ष 2019-20 में लागू करने में रोहतक जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा है। रोहतक का इस योजना के तहत स्कोर 98.91 पर रहा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस अति महत्वपूर्ण योजना का अपडेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से हासिल किया है। आपको बता दें कि मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच बिना किसी भी भेदभाव के रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजना में हरियाणा पूरे देश में ऐसा राज्य है जो मजदूरों को एक निश्चित काम करने के एवज में सबसे ज्यादा 309 रुपए उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में योजना के तहत 5 पैरामीटर तय किए हैं। इन्हीं के आधार पर जिले की रैंकिंग की जाती है। इन पैरामीटर में किसी भी ग्राम पंचायत ने स्कीम में अधिक से अधिक कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, इसकी लेकर रेटिंग तैयार की जाती है। मनरेगा में जिला रोहतक पहले नंबर पर आया है। अभी भी मैं VC से बाहर आया हूँ और डिप्टी सीएम ने भी हमारे को इस बात की बधाई दी है। अरे मैं इस बात की खुशी भी है कि रोहतक जिला हमारे नेतृत्व में फर्स्ट आया है। मनरेगा में जैसे स्कीम है, ग्रामों में तालाब है, रोड के साथ गड्ढे हैं, सिंचाई विभाग की नहरें वगैरह हैं, नाले खाड़े हैं, तो कोई भी इस किस्म का काम जो मनरेगा के हिसाब से गाँव में करे दे रहे हैं, उस हिसाब से हम सबसे पहले नंबर पर हरियाणा। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें रेवाड़ी के प्रमुख मार्गों और मुख्य बाजारों की हैं, जहां पर लॉकडाउन लागू होने के बावजूद शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। वहीं शहर के सर्कुलर रोड स्थित बैंक के बाहर जमा लोगों की भीड़ बता रही है कि इन लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। वहीं मुख्य बाजारों में भी किराना की दुकानों के आगे आम दिनों की तरह खरीदारी हो रही है। साथ ही शहर की पुरानी और नई सब्जी मंडी में सरेआम लॉकडाउन के आदेशों की उल्लंघना यानी कि अवहेलना देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे सब्जी मंडी खुलने और बंद होने का समय निर्धारित होने के बावजूद दोपहर के 12 बजे भी सब्जी विक्रेता मंडी लगाकर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में घूम रहे अधिकांश लोगों और दुकानदारों ने तो मास्क तक नहीं पहने हुए हैं।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकार ने नांगल चौधरी के अलावा धोलेड़ा के निजामपुर में अस्थायी मंडी बनाई है ताकि किसानों को अपनी अनाज बिक्री के लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन अनाज माफिया कहीं या लालाजी बाज नहीं आ रहे हैं। कालाबाजारी करने से भारी मात्रा में राजस्थान से सस्ते खरीदकर हरियाणा में सरकार को महंगे दाम में बेच रहे हैं। बीती शाम निजामपुर पुलिस की चौकसी और सतर्कता के चलते सरसों से भरी 2 पिकअप गाड़ी इंपाउंड की गई है। चौकी प्रभारी देवेंद्र ने एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं निजामपुर गश्त में था। गश्त के दौरान 2 गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने रोका, उनको चेक किया, उसमें सिरसों भरी हुई थी। दोनों ड्राइवर राजस्थान के थे। ड्राइवरों से आधार कार्ड देखा तो राजस्थान के थे। सिरसों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान से लेकर आए हैं, बेचने के लिए लाए हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो उनकी गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मैंने दोनों गाड़ियों को इंपाउंड कर दिया। चालक राजस्थान के थे, इसलिए मैंने दोनों का मेडिकल चेकअप करा दिया। तो वहीं चरखी दादरी में लॉकडाउन के दूसरे चरण में लोगों को घरों से बाहर न निकलने के लिए जहां जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं साथ ही जो लोग बिना वजह के घरों से बाहर घूमते नजर आते हैं उन पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। चरखी दादरी में डीएसपी शमशेर सिंह ने बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों को रुकवाकर उनके वाहनों के चालान किए और सभी को वापस घर भेजा। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हर तरफ लॉकडाउन की जरूरत है। उसने दादरी भाग्यशाली है जो यहां पर कोई भी मामला नहीं है। वहीं चरखी दादरी प्रशासन और पुलिस के द्वारा उच्च स्तर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके और साथ में लोग सतर्क भी रहें और जरूरी सेवाओं की जगह है वहां पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए। वहीं उन्होंने लॉकडाउन में ढील देने के आदेश को वापस ले लिया है। उस पर कहा कि जो भी आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे उनको चरखी दादरी में पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया जाएगा। कोविड-19 जो एक महामारी है पूरे देश में, जिसके काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं। यहाँ चरखी दादरी में सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव हैं और यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस द्वारा जो एक लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो आप देख रहे हैं। बहुत एक उच्च स्तर के जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया है, लाइनें लगवाई गई हैं। जो दुकानें, मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरी, हॉस्पिटल्स खुलते हैं या बैंक खुलते हैं या एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एक मार्केट में दुकानें, अनाज मंडी और सब्जी मंडी, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो पूरा ध्यान रखा गया है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारी टीम ने सीलमपुर विधानसभा का दौरा किया और देखा तो वहां आज भी वैसा ही माहौल है जैसा कि लोग लॉकडाउन से पहले था। लोग अपने घरों से उतनी ही बाहर निकल रहे हैं जैसे पहले निकला करते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग कोरोना से जीता जा सके, लेकिन दिल्ली की जनता लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेंद्र ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना तहत में मेड़बंधना समेत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रोजगार गारंटी योजना तहत निर्माण कार्यों में लोगों द्वारा शारीरिक दूरी पालन करते हुए और मास्क लगाकर काम करने का पाया है और साथ में इस अवसर पर जनपद पंचायत के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं फेसबुक ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस हिस्सेदारी के साथ ही फेसबुक रिलायंस जियो में सबसे बड़ा मॉनिटरी शेयर होल्डर हो चुका है। इस डील के लिहाज से देखें तो रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई है।
फेसबुक और रिलायंस की इस डील से फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को हो चुका है। फेसबुक के साथ इस साझेदारी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जब हमने 2016 में जियो को लॉन्च किया था तब हम भारत का डिजिटल सर्वोदय के सपने को लेकर चले थे। हमारा मकसद था कि भारतीय की जिंदगी में बेहतर हो सके और भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल समाज के तौर पर देखा जाए। तो वहीं एचडीएफसी बैंक ने होम लोन के रेंट में कटौती करने का फैसला किया है, जिसके बाद में होम लोन सस्ते हो जाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने हाउसिंग लोन के रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट में कटौती का ऐलान किया है। इसमें 0.15% की कटौती की गई है और ये घटी हुई दरें लागू हो चुकी है। एचडीएफसी लिमिटेड के हाउसिंग लोन की दरों में कटौती करने के बाद नई दरें 7.85% से 8.15% के बीच होगी और ये सैलरीड क्लास के लिए होगी। वहीं इस कटौती के बाद में इसकी होम लोन की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। इन घटी हुई दरों का फायदा रिटेल होम लोन वाले ग्राहकों को मिलेगा और पुराने ग्राहक भी इन पर कम ब्याज दरों का फायदा ले सकते हैं और वहीं सैलरीड क्लास को भी इन नई दरों के चलते फायदा होगा। इससे पहले एचडीएफसी बैंक ने भी अप्रैल की शुरुआत में ब्याज दर घटाई थी और इनमें 0.20% की कटौती की थी। बैंक एक दिन के लोन का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को घटाकर 7.60% पर तय कर सकता है। वहीं बैंक ने एक साल का एचडीएफसी 7.95% की दर तय कर दी है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के नए लुक की चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही है। उनके नए लुक पर फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं और साथ ही जमकर मीम्स भी बना रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी कपिल के देव के इस नए लुक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुपम खेर ने कपिल देव का खास क्लब में स्वागत किया है। कोरोना वायरस की वजह से सभी स्पोर्ट्स इवेंट पर ब्रेक लगा हुआ है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में बोरियत को दूर करने के लिए सेलिब्रिटीज भी घर में काम कर रहे हैं, नया लुक ले रहे हैं या फिर कुछ नया क्रिएटिव काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए यही इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।